नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अभिलाक्षिक वक्र खींच लिए। जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो सब हमने एनालाइज कर लिया, देख लिया। अब हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का अभिलाक्षिक वक्र बनाएंगे, दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे, फिर जो बेस्ट होगा फिर एम्पलीफायर की ओर ले चलेंगे। ठीक है साहब। तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अभिलाक्षिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अभिलाक्षणिक वक्र। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ना। चलो सब ये और खींच लेते हैं। तो पहला काम तो अपने को सर्किट बनाना रहेगा कि साहब कौन सा सर्किट बनेगा। इसमें मैं एक बनाऊंगा, या तो एनपीएन या पीएनपी। तो मैंने कॉमन बेस में पीएनपी बना दिया, कॉमन इमीटर में एनपीएन ले लेता हूं। इमीटर तो आप लोगे कॉमन, ठीक है। ये तो गया काम से, सोचने का तरीका अपन ने बता ही रखा है। अब आप पास दो बचते हैं, बेस और इमीटर। बेस और कलेक्टर। कलेक्टर पे आउटपुट लेंगे तो बेस पे अपने को इनपुट देना होगा। तो सब छोटा सर्किट बना देता हूँ। ये बेस तो आपने इनपुट में लिया हो, ये बेस तो इनपुट में लिया है। इमीटर को कर दो कॉमन। छोटा बनाऊंगा साहब, है ना, दिख ही जाएगा। आप जिसको कॉमन करते हो उसको अर्थिंग कर दिया करो, है ना। और एक ले लो आप आउटपुट में कलेक्टर को, ठीक है। स्वीट और स्मॉल सर्किट है, क्योंकि अपन इस बार किसका बनाना चाहते हैं, एनपीएन का। एनपीएन का तो इमीटर एन का हुआ, धारा नेगेटिव की तरफ जाती है, तो ये तीर का चिन्ह बता दिया तुरंत। तीर का चिन्ह इमीटर पे ही लगता है और वो सदैव धारा की दिशा दर्शाता है। चलो सब, जो आईसी है वो मिली एमीटर में मेजर होती है, उसका मापन मिली एमीटर में करते हैं। तो ये मिली एमीटर है ना। लेकिन आधार से आप निवेश कर रहे हो, तो आधार माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। सबसे कम धारा यही है। तो यहाँ जो एमीटर लगाओगे वो माइक्रो एमीटर। एमीटर ऑलवेज इन सीरीज। तो एमीटर को मैंने सीरीज में लगा देना है। ये देखो आप, ये सीरीज में लग गया, ये सीरीज में लग गया। अब दोनों तरफ वोल्टता आरोपित करनी है, ठीक है, यानी रेगुलेटर लगाना है। इधर साहब इधर भी रेगुलेटर लगा दें,
ये रेगुलेटर, ये सिंबल दिखाता है कि आप वोल्टा को परिवर्तित करोगे। बाइसीकरण अभी करेंगे। ये की लगा देते हैं, ये कुंजी K2, उधर K1 बोलूँगा, इधर भी रेगुलेटर लगा देते हैं, ये रेगुलेटर। थोड़ी सी जगह मेरे को इधर कम दिख रही है, हल्का सा कंजस्टेड कर देता हूँ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, अपने को समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा आपको कंप्लीट। थोड़ा सा मैं उसको कॉम्पैक्ट कर दूँ, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा सिकोड़ दूँ हल्का सा, ये इसको यहाँ से ही सिकोड़ देता हूँ ना, ये लो, ठीक। तो रेगुलेटर वहाँ भी देना है, इनपुट का भी ग्राफ और आउटपुट का भी। ये रेगुलेटर इतना सा यहाँ दे दी, देखो मैंने जगह निकाल ली यहाँ से, ये रेगुलेटर और ये की, ये दाब कुंजी होती है साहब, ये K1 बोल देता हूँ इसको। यहाँ सेल लगाएंगे, अभी बैटरी लगेगी, बता देंगे, 22 कर दे। चलो साहब, बाइसीकरण करना बाकी रहा। बेस इमीटर सामने है, इमीटर बेस ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। बेस का है पी का, तो ऊंची वो से जुड़ेगा यानी प्लस से। तो देखो आप बैटरी लगा रहा हूँ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये देखो, इस बैटरी को आप B1 बोल दो, बैटरी है सिंपल, है ना। उधर लिखने का मार्जिन नहीं है मेरे पास, तो मैंने वहाँ लिख दिया B1, ठीक है। क्लियर आ रहा है पूरा। कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स बायस, कलेक्टर N का है, N यानी नेगेटिव, नेगेटिव को जोड़ दो उच्च विभव से, है ना, तो रिवर्स हो जाएगा उच्च विभव से, वो रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। ये बैटरी B2 बोल दो, बाइसीकरण हो गया। अब वोल्ट मीटर लगाना, वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर उठा लेता हूँ इधर से, कलर चेंज कर लें, है ना। वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में, यहाँ लगा दूंगा, यहाँ भी लगा दूंगा, आगे पीछे से मुझे कोई मतलब होता ही नहीं, है ना। चलो साहब, अब वोल्ट मीटर लगा दें। ये वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में, ये वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में, पहले ही बता चुका हूँ। आप अमीटर के पहले लगाएं बाद में लगाएं, उससे कोई लेना देना नहीं। इस वोल्टा को कहेंगे संग्राहक वोल्टा, VC, है ना। इस वोल्टा को कहेंगे आधार वोल्टा, VB। कॉमन को बाद में लिखते हैं, तो कॉमन कौन है भाई, है ना, कॉमन है इमीटर, तो कॉमन को बाद में लिखते हैं, कॉमन है इमीटर, ठीक है। समांतर क्रम का मतलब समझ लो, श्रेणी क्रम का मतलब समझ ही चुके। इधर भी समांतर क्रम, ये देखो धन धन, ये श्रेणी, सबके प्रॉपरली साइन दे दिए अपन ने। अब देखो धारा और दिखा दूं, धारा की दिशा दिख ही रही है आपको, येलो कलर से दिखा देता हूं धारा की दिशा। IE बाहर आ रही है, ठीक है, IE बाहर आ रही है, तो IB और IC एंटर करेंगी, सीधी सी बात है, उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं। ये IC एंटर करेगी, ये IB एंटर करेगी, है ना। अब देखो आरोपित वोल्टा भी धनात्मक है, या निवेशी वोल्टा भी धनात्मक है, निर्गम वोल्टा भी धनात्मक है, और संधि पे धारा आ रही है,
तो ये धारा भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। अब ग्राफ में सब चीज़ें धनात्मक हों, टोटल ऑल पॉजिटिव। संधि पर धारा आती है तो उसे धन चिन्ह से दर्शाते हैं, और संधि से धारा जाती है तो उसे ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं। तो देखो IB भी संधि पर आ रही है, धन चिन्ह से दर्शा देना। IC भी संधि पर आ रही है, धन चिन्ह से दर्शा देना। निवेशी वोल्टा का देखो ये टर्मिनल धनात्मक है तो निवेशी वोल्टा भी धनात्मक। निर्गम वोल्टा का ये टर्मिनल धनात्मक है तो निर्गम वोल्टा भी धनात्मक। क्लियर? सब पॉजिटिव है। यहाँ से तो मैं हटा दूँ ये धन ऋण, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से तो मैं ये चिन्ह हटा देता हूँ। आपने देख ही लिया, वीडियो में आ ही गया है ना। ठीक है, अब सब निवेशी वोल्टा कौन है, निवेशी धारा कौन है ना। तो सब यहाँ पर ये निवेशी वोल्टा, निवेशी वोल्टा कौन है, VB है ना। निवेशी धारा, निवेशी धारा कौन है, IB है ना। सब पॉजिटिव यहाँ लिख देता हूँ, इसमें सब पॉजिटिव इस वाले सर्किट में। निर्गम वोल्टा कौन है, आउटपुट वोल्टेज, निर्गम वोल्टा VC धनात्मक है ना। और निर्गम धारा कौन है, IC, ये भी धनात्मक है। ठीक है सर, टोटल धनात्मक। अब देखो सर्किट में लिखो तो सिंपल सा लिख देना, चित्र में NPN का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्र का परिपथ बनाया गया है। दिख रहा है ना, क्लियर। इसके बाद उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायसित या अग्रबायस प्रदान करने के लिए बैटरी B1, संग्राहक आधार संधि को उत्क्रम बायस प्रदान करने के लिए बैटरी B2 का इस्तेमाल किया गया है। निवेशी वोल्टा और निर्गम वोल्टा के लिए वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगा रखे, VB VC। निवेशी धारा माइक्रोमीटर में या माइक्रो एम्पियर में, और निर्गम धारा मिली एम्पियर में मापते हैं। ये सब सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, धारा वगैरह की सब दिशा इसमें आ चुकी है। अब आपको ग्राफ खींचने, पहला ग्राफ खींचेगा निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, यानी इनपुट, इंग्लिश वाले पकड़ो आप, करेक्टरिस्टिक यहाँ है ना, करेक्टरिस्टिक कर्व। अब स्पेलिंग वगैरह पे मत जाओ, ठीक है। ये खींचना है। अब देखो किस किस के बीच खींचेगा ये, निवेशी वोल्टा और निवेशी धारा के बीच। इनपुट का जब ग्राफ खींचते हैं तो निवेशी वोल्टा और निवेशी धारा के बीच खींचता है, उसमें निर्गम वोल्टा नियत रखी जाती है, VC को नियत रखा जाता है ना। तो सब ये ग्राफ खींच रहा है, है ना। स्पेस में सोच रहा हूँ एक ग्राफ यहीं आ जाए, है ना। ये ग्राफ खींच रहा है निवेशी वोल्टा वर्सेज निवेशी धारा के बीच, है ना। निवेशी वोल्टा कौन है, VBE। निवेशी धारा कौन है,
IB किसके बीच खींच रहा है? नियत किससे रखना पड़ेगा? निर्गम वोल्टता नियत। निर्गम वोल्टता कौन है? VC, VCE, ये नियत। ठीक है, ग्राफ की तैयारी कर लेते हैं। एक तो वर्टिकल एक्सिस है ना, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। निवेशी वोल्टता VBE वोल्ट में, ठीक है। निवेशी धारा IB माइक्रो एम्पियर में। अब मैं तो अंक लिखूंगा, नहीं समझे आप? मैं तो ये दिखाने के लिए अंक दिखूंगा ओरिजिनलिटी, क्योंकि ग्राफ तो आप प्रैक्टिकल से खींच रहे हो ना, प्रैक्टिकल से आप ग्राफ खींच रहे हो और अपन बिल्कुल उसको ओरिजिनलिटी में शो करना चाहते हैं, तो मैं तो करूंगा ना। आप तो एक्सिस ही बना दोगे, आपको अंक नहीं लिखना, लेकिन मैं तो रियल टच देना चाहूँगा। तो मैं जानता हूँ 1.5 रखते हैं इनपुट वोल्टेज। आउटपुट को तो आप 15 वोल्ट तक रख सकते हो, पर इनपुट ज़्यादा नहीं रखते। तो ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, ये देखो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि मैंने NPN का बनाया ना, इसमें सभी पॉजिटिव हैं, तो मुझे चिन्ह कहीं भी देखना ही नहीं है, सब धनात्मक है टोटल, तो मुझे चिन्ह कहीं नहीं देखना। अब ये आपके माइक्रो में है, माइक्रो एम्पियर में धारा हो तो आप अंतराल खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। 20-20 का ले लो, आप चाहो तो 100, 200, 300 भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं 50-50 का कर लेते हैं, या 40-40 का कर लेते हैं, है ना। तो साहब ये 40, 80, 120, 160, 200 मिली एम्पेयर और 240 मिली एम्पेयर, है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। माइक्रो एम्पियर है ना, तो ये संख्याएं क्या लगती है? माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁶, तो बहुत कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ। ये आपको बना के समझाना है, मैं बनाना सिखा रहा हूँ तो समझा रहा हूँ। पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, है ना। देखो आप सबसे पहले आप निर्गम वोल्टता को 0 पे कर दो, आउटपुट वोल्टेज आपने 0 पे कर दिया, ठीक है। अब आप किस किस के बीच में ग्राफ खींचोगे? VB और IB के बीच में। ये संधि अग्रबाइसित है, तो ग्राफ तो भाई आउटपुट एक तो काम आ ही नहीं रहा आपका, NP काम आ रहा है, तो ग्राफ तो डायोड का ही होगा। डायोड का भी कौन सा ग्राफ होगा? फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ होगा, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब फॉरवर्ड बायस वाले में क्या होता है साहब, कि जब आपने निवेशी वोल्टता 0 रख रखी है, ये सब मिटा दूंगा मैं आप समझाने के लिए, मैं समझा के कह रहा हूँ, आपको बना चुकने के बाद लिखना। तो उस समय फिर फॉरवर्ड बायस हो चाहे कोई भी हो, IB भी 0 होगा, यानी ग्राफ तो मूल बिंदु से ही चालू होगा। क्लियर? अब इसको तो आप 0 पे रखिए। ये संधि है अग्रबाइसित, लिख ही रखा, फॉरवर्ड बायस है। तो जब आप VBE की वैल्यू बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड बायस में अवश्य परत बिखर जाएगी। यहाँ डेली वोल्टता पे बिखरती है। डेली वोल्टता की रेंज मैंने 0.2 से 0.5 बताई है। तो फॉरवर्ड बायस के इनपुट के ट्रांजिस्टर के ग्राफ जो बनेंगे वो 0.2 से 0.5 के बीच उन्हें उठाना है ना। क्लियर? तो सब
जैसे आप VB बढ़ाओगे, उत्सर्जक आधार संधि अग्रबाइसित है, वोल्टता बढ़ाने पर अवक्षय परत बिखरेगी। डायोड जैसा ही सीन है, क्योंकि आप B बेस N का और इमीटर P का, तो NP के बीच में, कि जो NP को डायोड ही कहते हैं, NP संधि है, PN संधि को चाहे NP को। तो फॉरवर्ड बायस में जब आप वोल्टता इंक्रीज करोगे तो अवक्षय परत बिखरेगी। अवक्षय परत बिखरेगी तो बहुसंख्यक आवेश वाहक प्रवाहित होंगे और धारा प्रदान करेंगे, है ना। ये धारा में तेजी आएगी 0.2 से 0.5, इसे दहली वोल्टता कहते हैं। बस अवक्षय परत बिखरी, फिर वोल्टता बढ़ाती धारा तेजी से बढ़ेगी। तो ये ग्राफ ऐसा खींचा, है ना। इसको थोड़ी सी नीचे वाले को मिटा दूं, है ना। तो उठता ये ग्राफ कहाँ से, 0.2 से 0.4 के बीच में से उठेगा। ये उठा दिया। इस समय VCE 0 है, कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं है। ग्राफ उठ गया, ठीक है साहब। अब कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम VCE को 0 नहीं रखते, इसको 5 वोल्ट रख देते हैं। सब प्लस है, इसलिए मैं चिन्ह को तो देख ही ना। अब आप VCE बढ़ाओगे तो आप जानते हो फिर IC बढ़ेगी, IC बढ़ेगी, क्योंकि IE बराबर IB प्लस IC। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, अब की बार IE नियत है, कॉमन कौन है, तो अब की बार नियत कौन है, IE नियत है, ठीक है। अभी तो VC बराबर 0 था, अब आपने VC बराबर 5 वोल्ट कर दिया, IC बढ़ेगा, आउटपुट करंट बढ़ेगी, लेकिन IE तो नियत है। अब VB के संगत IB गिरेगी, घटेगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल कांस्टेंट रहना चाहिए। अब IC बढ़ गया तो फिर IB घटेगा। ये देखो ग्राफ नीचे उतर जाएगा, वृद्धि अब धीमी हो जाएगी, है ना। ये वृद्धि फॉरवर्ड बायस जैसा ही ग्राफ है, लेकिन VC बढ़ा देने पर अब VB के संगत IB में होने वाली वृद्धि धीमी होने लग जाती है। और बढ़ाते हैं, एक और बढ़ा के दिखाता हूं मैं आपको, कलर चेंज करते हुए। VC को कर दो 10 वोल्ट, IC और बढ़ जाएगी, फिर IB को और घटना पड़ेगा। ये देखो, ये जैसे जैसे, अब ये बिल्कुल उसका अगर देखो ना आप कॉमन बेस का, तो कॉमन बेस में तो ग्राफ ऊपर जा रहे थे, कॉमन इमीटर में ग्राफ नीचे आ रहे हैं। तो जब आप आउटपुट वोल्टेज बढ़ाओगे, यहाँ आराम से समझो, तो IC बढ़ेगी, क्योंकि इस बार कॉमन एमीटर, तो इन दोनों का टोटल तो कांस्टेंट है, तो IC बढ़ेगी तो फिर IB घटी ना। तो सबसे पहले जब VC 0 था तो IB अच्छी खासी थी, तेज थी, लेकिन आप VC देने लगे तो IB गिरने लगी VB के संगत। तो ये ग्राफ खींचेगा सब फॉरवर्ड बायस का। यही बातें आपको इस ग्राफ को बना के लिख देनी। मैंने इसको दिखा कर बनाया है, तो मैं टीचर हूँ, मैंने आपको समझा के बना दिया। आप ग्राफ का स्वरूप बना के फिर ये लिख देना, ठीक है। चलो सब, ये काम खत्म। अब कोई सा भी V और I के बीच का ग्राफ बनेगा तो आपकी क्या ड्यूटी है, प्रतिरोध निकालना आपकी ड्यूटी है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, अपन गतिक निवेशी प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है साहब। तो अब गतिक निवेशी प्रतिरोध, ये प्रतिरोध निकालना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि जो आपने ग्राफ खींचा है उस ग्राफ में मुख्य चीज़ यही है। तो सब वो 2-3 बातें आप लिखने के बाद फिर निकाल देना, गतिक निवेशी
प्रतिरोध, इनपुट रेजिस्टेंस, ये वहां भी निकाला था आपने, है ना। तो इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन इमीटर में वहां लिखा था आपने RIB, वोल्टा कौन है VB, धारा कौन है IB, क्लियर है ना। गति कहते हैं तो डेल्टा लगा दिया करो, और स्थिति कहते हैं तो डेल्टा हटा दिया करो, है ना। तो सब किस किस का रेशो, डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। अब ग्राफ में तीन चीजें थी, इन दो के अनुपात को तो आप रेजिस्टेंस ही कहोगे, तो VC फिर क्या है, कांस्टेंट, यानी आपने कोई एक ग्राफ चुना होगा, तो यहाँ VC क्या रख के किया आपने काम, नियत। अब आप इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखो। अपोन में कौन है, IB किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 बटे में अगर 10⁻⁻6 आ रहा हो तो आप सोचिए प्रतिरोध उच्च है, समझा। तो ये प्रतिरोध किलो ओम करीब है, किलो ओम से कम तो नहीं है ये, है ना। तो ये प्रतिरोध ग्रेटर देन किलो ओम, किलो ओम से ज़्यादा है। या आप यूँ कह दो कि दैट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 100 ओम। भाई अपन चलो उससे कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये रेजिस्टेंस 100 ओम से बड़ा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन इमीटर में निवेशी प्रतिरोध का मान कॉमन बेस के निवेशी प्रतिरोध से ज़्यादा है। तो यह निवेश आप उच्च प्रतिरोध पर करते हो। एक बार के लिए लगा क्या लाभ कोई खास होने जा रहा नहीं है, ऐसा लग रहा है साफ, क्योंकि निवेश आप उच्च प्रतिरोध पर कर रहे हो, जबकि कॉमन बेस में तो आप 50 से 100 ओम पे कर रहे थे, तो 100 ओम से किलो ओम ही है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये किलो ओम ही है 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लिख लो किलो ओम, 100 से ऊपर का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। 100 ओम से ऊपर ग्रेटर देन 100 ओम तो किलो ओम भी हो सकता है, मेगा ओम भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन कॉमन इमीटर का निवेशी प्रतिरोध कॉमन बेस के निवेशी प्रतिरोध से ज़्यादा है, यानी कॉमन इमीटर में जब हम निवेश कर रहे हैं तो प्रतिरोध का मान कॉमन बेस में निवेश से ज़्यादा है। और मैं आपको तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, ये किलो ओम परास का है ना। दैट रेजिस्टेंस इज रेंज अराउंड किलो ओम, कोई दो राय नहीं है किसी प्रकार का। तो सब यहाँ पर हम थोड़ा सा चिंतित हुए। चलो देखते हैं अंत में निकलेगा रिजल्ट, तो आउटपुट से निकलेगा। तो अब अपन चलते हैं आउटपुट का ग्राफ बनाने। ये तो एनालिसिस कर ही लिया, डायोड जैसा ही ग्राफ है, क्योंकि ये संधि फॉरवर्ड बायस में थी, तो ग्राफ डायोड जैसे उठाना। इन ग्राफों को ये जैसे मैं लिख देता हूँ, दहली वोल्टा परास, है ना। ये दहली वोल्टा परास 0.1 to 0.5 वोल्ट। तो ये ग्राफ उठाना 0.1 से 0.5, मैं तो 0.2 के बाद ही उठा रहा हूँ, ठीक है। इस बीच में उठा देना ग्राफ, 0 से चालूंगा, वो समझा चुका। अब आ जाइए सब निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। तो अब कॉमन इमीटर का दूसरा ग्राफ, जिसको कहेंगे निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र, आउटपुट कर्व।
आउटपुट कर्व गिवन द मोर इंफॉर्मेशन देन इनपुट कर्व। ज़्यादा इंफॉर्मेशन यही देता है, प्रॉफिट भी यही बताता है। प्रॉफिट आउटपुट से ही पूछा जाता है, इनपुट से नहीं पूछा जाता। तो आउटपुट वोल्टेज किस किस के बीच में खींचेगा ये? निर्गम वोल्टा, निर्गम वोल्टा कौन है? VCE है, वर्सेज निर्गम धारा। निर्गम धारा कौन है? IC है। और जब आउटपुट का ग्राफ खींचते हैं तो निवेशी धारा को कांस्टेंट रखते हैं। तो निवेशी धारा, निवेशी धारा कौन है? IB। ये नियत रखनी है आपको, ठीक है साहब। तो सब ये अपन लिख देंगे कि सब निवेशी धारा IB को नियत रखकर निर्गम वोल्टा VC व निर्गम धारा IC के मध्य खींचे गए ग्राफ को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इसका स्वरूप निम्न है। इधर बना देता हूँ साहब, फिर इधर बाकी चीज़ें लिख दूंगा। स्पेस कम लेते हुए इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये निर्गम वोल्टा वोल्ट में, और ये निर्गम धारा मिली में सब है ना, IC है ना, IC। ये IC मिली अमीटर में। अब देखो, इसमें तो आप 10-15 तक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आउटपुट वोल्टेज तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 सभी धनात्मक है, इससे 10, 12 है ना। मिली एम्पियर का तो अपन ने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि 10, 20, 30 लिखेंगे। तो ये 10, 20, 30 है ना। 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40, 50, 60 और 70, ठीक है। अब देखो सब कंफर्टेबली देखो, बिल्कुल है ना। ये रिवर्स बायस में आप निवेश नहीं करोगे, मतलब IB बराबर 0 रखोगे। तो ये तो रिवर्स बायस में है। मैं दिखाता हूँ, इधर समझाता जाता हूँ, फिर मिटा दूंगा। देखो, आपने धारा का निवेश नहीं किया। अच्छा, इधर लिख देता हूँ, फिर एक साथ सब मैं डिलीट कर दूंगा, है ना। इसको समझा के पहले ग्राफ बना देता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा इधर स्पेस होता है मेरे पास। देखो, आपने निवेश नहीं किया, ठीक है। चलो, अब आपने कोई वोल्टा भी नहीं लगाई तो भैया कोई धारा भी नहीं मिलेगी। तो एक ग्राफ तो ऐसा है जो सीन में आएगा ही नहीं, वो अंत क्षेत्र में जाएगा, वो सीन में आ ही नहीं पाएगा। तो एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें सभी जीरो हैं, वो नीचे आएगा, पहले ग्राफ के नीचे। चलो सब, अब IB इज नॉट इक्वल टू 0। 40, 80, 120, 160, 180, 200, 40 का अंतर रखा है आपने। अब बात को समझना, मैं वहाँ ले चलता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। जैसे आप निवेश करोगे, वोल्टा को आरोपित करते ही धारा तेजी से बढ़ेगी, तेजी से, और बढ़ती रहेगी।
शुरू में तेज बढ़ेगी, बाद में बढ़ना धीमा हो जाएगा। क्यों होगा सब, आप इधर आओ। देखो ये किस में, माइक्रो एम्पियर में, ये किस में, मिली एम्पियर में। अब मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर का 1000 गुना होता है। मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर का 1000 गुना होता है। अब एक बात आप समझो कि मैं आई बी तो लिखूंगा माइक्रो में, ठीक है, और आई सी लिखूंगा मिली में, दोनों में 1000 का डिफरेंस है। तो ग्राफ में तो कोई तालमेल दिखेगा ही नहीं आपको दोनों का। देखो आप कैसे नहीं दिखेगा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, है ना। देखो आप, मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा, ये देखो, देखना जैसे आपने आई बी दी 40 माइक्रो एम्पियर, वी सी लगाते ही तुरंत धारा बढ़ जाएगी और बढ़ती रहेगी। मतलब देखो फ्लैट नहीं होगा ग्राफ। ये इस रेंज में देखना आप, इस रेंज में, यहाँ तक बना देता हूँ मैं, ये इस रेंज में ही धारा बढ़ जाएगी आपकी, इतने से वोल्ट तक। अब आई बी कितनी है साहब, 40 माइक्रो एम्पियर। अब आई बी आई सी का क्या तालमेल देखोगे आप, वो माइक्रो में मिली में, तो तालमेल देखने का तो सीन ही नहीं रहा। बस ये ग्राफ फ्लैट नहीं हो रहे। जैसे अगर आपने कॉमन बेस का ग्राफ देखा तो वो तो फ्लैट हो जाता है यूँ, ये फ्लैट नहीं होगा क्योंकि आपने निवेश किया है। तो रिवर्स बायस में वोल्टता बढ़ाओगे तो धारा धीमी बढ़ेगी पर बढ़ती रहेगी, है ना। हाँ ये जरूर है कि इनिशियली देखो ये कितनी फास्ट, यहाँ से देखो कितनी फास्ट ग्रो कर, फिर जो होने वाली वृद्धि फिर तो बाद में तो नगण्य, बाद में कोई ज़्यादा वृद्धि थोड़ी है। फिर आप 80, तो देखो तेजी से ये, अब आपने आई बी 80 माइक्रो एम्पियर कर दी। अब मिली से तो कोई तालमेल देखने का मतलब ही नहीं, कोई बनता ही नहीं है। आपने 120, ये आई बी 120 माइक्रो एम्पियर, सॉरी इसको, ये ग्राफ मैं आपको बता दूं, डार्क जोन बनाना पड़ता है एक थोड़ा सा, है ना। ये देखो तेजी से, ये एक फेज देखो आप, एक फेज में कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये 160 माइक्रो एम्पियर, ये देखो आप, ये 200 माइक्रो एम्पियर, ये फिर घूम गया। मैं भी बताता हूँ, एक साथ डार्क जोन बनाएंगे अभी। देखो अभी आपको दिखा देता हूँ, उस हिसाब से कर रहे हैं। ये देखो कितनी तेजी, ये आई बी बराबर 240 माइक्रो एम्पियर। यानी आप यूँ देखो कि ये इस रेंज में ये ग्राफ उठ जाएगा खट से, जैसे वहाँ देखा था आपने, तो ये ग्राफ इस रेंज में उठ जाएंगे। अब ये बना रखें तो ये, इसको डार्क करके दिखा दे मैंने, है ना। एक और बना देता हूँ, ये लास्ट में आई बी बराबर 280 माइक्रो एम्पियर। तो देखो धारा बस पहले की तरह, जैसे कॉमन बेस में तो ये हो रहा था ना, ये इससे नहीं हो रहा, बस थोड़े से उठे उठे, बहुत ज़्यादा भी नहीं उठने चाहिए, थोड़े से उठे होने चाहिए, हल्के से। तो ये ग्राफ बनेगा। ये डार्क जोन है, मतलब इसमें इसमें तेज़ी से उठेंगे ये, है ना। अब देखो इस जगह पर कोई ग्राफ नहीं है, ये अंतक क्षेत्र है, अंतक क्षेत्र, सब जीरो है यहाँ पर। जिसमें आपको ग्राफ उपलब्ध हुआ ये सक्रिय क्षेत्र है, सक्रिय क्षेत्र, और ये वाला आपका संतृप्त क्षेत्र है।
अब देखो क्षेत्रवेद तो आप तो दिखाना मत, क्षेत्रवेद के चक्कर में आप पढ़ो मत, है ना। आपको तो मैंने जो समझाया बस ये रेंज ज़रूर थोड़ा सा आप इसको ये रेंज बना देना, यूँ ये रेंज है ना, ये यूँ थोड़ा सा इस रेंज को थोड़ा सा ढंग से दिखा देना आप, ये थोड़ा शार्पनेस होना चाहिए, मेरे को तो बार बार पेन चलाना, तो ये इस तरह का ग्राफ खींचेगा। ठीक है साहब। ग्राफ कैसे बनाया वो मैंने सब आपके सामने लिखा है। इसे मैंने बताया कि जब आई बी बराबर 0 है ना, तो उस समय तो संधि के रिवर्स बायस होने के कारण कोई धारा नहीं मिलेगी, इसे अंतः क्षेत्र से दर्शा रखा है। उसके बाद जैसे आई बी दोगे, वी सी बढ़ाती धारा में तेजी से, जरा सी वोल्टा लगाती धारा तेजी से बढ़ेगी, बढ़ती दिख रही है, देख लो आप। बस ये जो भी कमाल है वो इस रेंज में है, इसमें ये यहाँ पर आपको दिख रही है धारा तेजी से बढ़ती हुई, है ना साहब, इस रेंज में। बाकी फिर होने वाली वृद्धि पहले की तुलना में नगण्य। जो वृद्धि इस रेंज में हुई है वही ज़बरदस्त है। उसके बाद में वोल्ट आप लगा रहे हो 12 वोल्ट वगैरह, तो फिर वृद्धि ऐसी शार्प नहीं हो रही। तो ये आपको ग्राफ ऐसे ही समझा देना है जैसे मैंने समझा के आपको ये बनाया है। अब सब इस ग्राफ की प्रतिरोध तो निकालेंगे ही निकालेंगे। अब इस ग्राफ की जो सबसे बड़ी लायबिलिटी है प्रॉफिट, वो भी निकालेंगे, है ना साहब। तो सब अब पहले तो निर्गम या गतिक निर्गम प्रतिरोध तो हमेशा निकालना है ना। तो सब अब आ जाइए गतिक निर्गम प्रतिरोध। अब आपको कईयों बार कह चुका हूं मैं कि गतिक में डेल्टा लगेगा, है ना, और डेल्टा टालेगो तो स्थितिक बोलेंगे। इधर ही लिख देता हूं। आउटपुट का ग्राफ है कॉमन इमीटर में, देख लो वोल्टा कौन है, वीसी, वोल्टा है वीसी परिवर्तन डेल्टा, है ना, और धारा कौन है आईसी। तो फिर नियत कौन रहा, तीसरी चीज नियत रही, फिर आई बी नियत। क्लियर। अब इस प्रतिरोध की रेंज देखते हैं अपन। अब इसमें सब धारा बढ़ रही है, बाद में भले कम बढ़ रही है पर बढ़ रही है। देखो भाई, उसमें तो ग्राफ फ्लैट हो गया था, तो वहां तो अपन ने देख लिया कि भाई अब आई बी तो बड़ी, मतलब धारा तो बढ़ी नहीं थी, वहां तो फिर प्रतिरोध मेगा ओम कोटि का निकला। लेकिन यहाँ तो आईसी बढ़ रही है ना, तो साहब ये ध्यान रखना कि ये प्रतिरोध मेगा ओम कोटि से कम है, जबकि कॉमन बेस में जो आउटपुट का ग्राफ था या जो आउटपुट का रेजिस्टेंस था वो मेगा ओम था आउटपुट का कॉमन बेस में, और यहाँ मेगा ओम से कम है, कम रह गया ये, मेगा ओम नहीं। उसका कारण क्या है कि वीसी के संगत आईसी नियत नहीं हो रही, बल्कि आईसी में वृद्धि धीमी हो रही, हो तो रही है ना, ये देखो हो तो रही है। ग्राफ तो थोड़े थोड़े उठे उठे ही, भले ठीक है, जो यहाँ हुई वैसी तो वहाँ नहीं हो रही है ना। तो सब यहाँ भी तो ज़बरदस्त हुई है ना, और वहाँ की बात अलग थी, यहाँ तो बाद में भी हो रहा है। तो सब ये प्रतिरोध मेगा ओम से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि आर ओ बी कॉमन बेस में आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा था, किससे, कॉमन इमीटर में, कॉमन इमीटर से। तो सब आपको इनपुट तो करना पड़ रहा है हाई रेजिस्टेंस पर, और आउटपुट रेजिस्टेंस भी मेगा ओम कोटि का नहीं है, आउटपुट रेजिस्टेंस कम है, वो मेगा ओम रेंज में नहीं है। तो प्रतिरोध तो यहाँ पे प्रतिरोध लाभ देखें, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट,
तो कॉमन बेस का शानदार है, यहाँ पर शानदार नहीं। चलो देखा, अब अपन देखते हैं फाइनली धारा लाभ। धारा लाभ मतलब धारा प्रवर्धन गुणांक। उसको तो अपन ने अल्फा से दिखाया था, इसको अंतर रखने के लिए बीटा से दिखाएंगे। उसको मैं सेपरेट कर दूं, रेजिस्टेंस वाले पार्ट को ना, इसको यहाँ सेपरेट कर दें, ठीक है। धारा लाभ, लाभ का मतलब हमेशा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट करंट कौन है? IC, और इनपुट करंट कौन है? IB। तो फिर कांस्टेंट कौन हुआ? VC कांस्टेंट हुआ। तो सब निर्गम वोल्टता VC को नियत रखकर, आउटपुट वोल्टेज को नियत रखकर, आउटपुट करंट मतलब निर्गम धारा IC व निवेशी धारा IB के अनुपात को धारा प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। यानी बीटा इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। कांस्टेंट कौन है वो आपको बता ही दिया कि VC कांस्टेंट है, वो मैंने बोल दिया। आप तो सीधा सीधा इसको देखो। अब आप समझो बात को, क्योंकि IB मच लेस देन IC, IB बहुत कम है, इसलिए धारा लाभ मच ग्रेटर देन 1। यह देखो कमाल आ गया। यहाँ पे धारा लाभ, वहाँ पे धारा लाभ नहीं था, कॉमन बेस में धारा लाभ नहीं था, और कॉमन इमीटर में धारा लाभ जबरदस्त है ना। देखो आपने सामान्यतः बीटा का मान होता है 15 से 50 सामान्यतः, तथा बीटा मैक्सिमम 200 तक हो सकता है। अब आप सोच लो कि कॉमन इमीटर में धारा का लाभ बहुत जबरदस्त है, और आप जानते हो कि धारा का लाभ होगा तो वोल्टा का भी लाभ होगा, और धारा का लाभ होगा तो शक्ति का भी लाभ होगा, क्योंकि शक्ति में I² R है, वोल्टा में IR है। अगर R कम भी है, वो तो देख लिया हमने कि R यहाँ पर उसको टक्कर नहीं दे रहा है, किसको? कॉमन बेस को, लेकिन I तो भयंकर है और मल्टीप्लिकेशन में। तो सब जो अपन ने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन देखा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ, वोल्टा लाभ, व शक्ति लाभ है सब। अब बोलो बेटर कौन? बेटर कॉमन इमीटर है। तो एम्पलीफायर किसका बनाएंगे? कॉमन इमीटर का बनाएंगे। सामने आ गया है ना। हालांकि अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपको और दिखा देता हूँ कि एम्पलीफायर किसका बनाना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है ना। छोटे से टॉपिक में अल्फ़ा और बीटा का संबंध दिखा देता हूँ। अल्फ़ा और बीटा के संबंध से स्थिति कांच की तरह साफ हो जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, एकदम आपके सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिगर आ जाएगी कि एम्पलीफायर। वैसे तो दिख गया अपने को, यहाँ प्रतिरोध लाभ उच्च नहीं है,
लेकिन धारा का लाभ है तो धारा का लाभ सबको बैलेंस कर लेगा, वोल्टता के लाभ दे देगा और शक्ति का लाभ दे देगा, तो तीनों लाभ हैं। अब मैं ये सब करेक्टरिस्टिक करूँ, कंप्लीट होगी, निर्णय भी हो गया कि एम्पलीफायर बनाएंगे कॉमन इमीटर का, है ना। मैं आपको अल्फ़ा व बीटा के संबंध से और दिखा देता हूँ। तो सब ये अलग से टॉपिक माने, अल्फ़ा व बीटा के मध्य संबंध। अल्फ़ा तो किस में धारा लाभ है? कॉमन बेस में, है ना। अल्फ़ा तो धारा लाभ है कॉमन बेस में, और बीटा धारा लाभ किस में? कॉमन इमीटर में। मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा अभी नए नए हो तो ध्यान रहे, ये कॉमन बेस में है और ये कॉमन इमीटर में है ना। अब इन दोनों का रिलेशन, चलो सब, तो सब ट्रांजिस्टर के सभी विन्यास के लिए, कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो उसके सभी विन्यास के लिए ये समीकरण का पालन सदैव होता, IE बराबर IB प्लस IC। अब देखो, IC अपॉन IE को तो अल्फ़ा कहते हैं और IC अपॉन IB को बीटा कहते हैं। तो समीकरण में IC का भाग दे दें, ऐसा कर लें ना। तो सब समीकरण में IC का भाग देने पर, ठीक है, IE अपॉन IC बराबर IB अपॉन IC और IC अपॉन IC बराबर 1। अब क्योंकि IC अपॉन IE इसको तो कहते हैं अल्फ़ा, व IC अपॉन IB इसको कहते हैं बीटा। पढ़ा हुआ अपन ने, रखो मान। अब ये उल्टे हैं, देखो ये IE अपॉन IC है तो ये 1 अपॉन अल्फ़ा हुआ, इसलिए इसको तो लिखो 1 अपॉन अल्फ़ा। ये भी उल्टा है तो इसको लिखो 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, आपको न्यूमेरिकल दे कोई तो अल्फ़ा बीटा का जरूर उसमें जिक्र करेगा। अल्फ़ा को बीटा के पदों में निकाल सकते हो, बीटा को अल्फ़ा के पदों में। मैं बीटा को अल्फ़ा के पदों में निकाल रहा हूँ, तो मैं बीटा को एक तरफ कर लेता हूँ। 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। आप कैसे भी निकाल सकते हो ना, यानी 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लें, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, इसलिए बीटा बराबर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये रिलेशन है। अब ये देखो, ये मैंने बीटा को निकाला अल्फ़ा के पदों में। उल्टा भी पूछ सकते हैं, अल्फ़ा को बीटा के पदों में, तो आप यहीं से निकाल देना, फिर वहाँ अल्फ़ा बराबर आ जाएगा, यहाँ बीटा बराबर आएगा। मेरे तो कुछ विशेष उद्देश्य हैं। अब देखो, यदि अल्फ़ा बराबर 0.98 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू अपन ने किस किस के बीच लिखी है? 0.96 से 0.99 के बीच लिखी है ना। तो मैंने ले लिया अल्फ़ा बराबर 0.98, है ना। तो बीटा बराबर देखना, ये 0.98 1 माइनस 0.98 यानी 0.98 अपॉन 0.02, यानी सीधा सीधा देखें तो बीटा बराबर 98 अपॉन 2। ओहो, बीटा का मान आया 49। अल्फ़ा कितना था? 0.98
और बीटा कितना आया 49। अब 49.98 का कितना गुना होता है वो आप देख लो, 50 गुना। भाई इसका 50 गुना करो आप, है ना, तो 9.8 इंटू 5 49 आ जाएगा। यानी अतः बीटा 50 गुना है अल्फा का। मतलब कॉमन इमीटर में जो धारा का लाभ है ना, किसमें, कॉमन इमीटर में जो धारा का लाभ है वो कॉमन बेस से 50 गुना है। इतना जबरदस्त लाभ है। अब बीटा किसमें, कॉमन इमीटर में। तो स्वाभाविक रूप से जब धारा का लाभ उच्च है तो वोल्टता का लाभ भी शानदार होगा और शक्ति का लाभ भी शानदार होगा। तो सब कॉमन इमीटर में आपको सभी लाभ शानदार मिलेंगे। धारा का लाभ तो देख ही लिया अब तो आपने, अब तो वोल्टता का लाभ और शक्ति का लाभ भी समझ में आ गया होगा आपको। तो सब हमने अभिलाक्षणिक वक्र बनाए, कॉमन बेस का भी बनाया और कॉमन इमीटर का भी बनाया। दोनों के लक्षण देखे। हाँ, ये जरूर है कॉमन बेस में निवेशी प्रतिरोध अल्प है, निर्गम प्रतिरोध उच्च है। प्रतिरोध लाभ की बात करें तो प्रतिरोध लाभ कॉमन बेस में बहुत शानदार है। कॉमन इमीटर में इनपुट ज़्यादा प्रतिरोध पर देना पड़ रहा है और आउटपुट बहुत अधिक पे नहीं मिल रहा, कम पर मिल रहा है, कॉमन बेस की तुलना में कम पर मिल रहा है। तो प्रतिरोध लाभ जरूर हम मानते हैं कि कॉमन इमीटर का कम है, लेकिन जो सेटल कर लेगा सारे लाभ को, वोल्टता लाभ को भी सेटल कर लेगा, शक्ति लाभ को भी सेटल कर लेगा, तो धारा लाभ सेटल कर लेगा। तो सब हमारा जो विज़न है वो एम्पलीफायर बनाने का है। हमने इसीलिए करैक्टरिस्टिक, हालांकि इसकी एप्लीकेशन तो 2-3 है, स्विच के रूप में भी है, एम्पलीफायर के रूप में भी है और ऑक्सीलेटर में भी है ना। ऑक्सीलेटर में भी, तो ऑक्सीलेटर तो खैर अब है ही नहीं, स्विच भी नहीं है आपके सिलेबस में, होने को तो ये भी नहीं है। पर भाई एक उद्देश्य लेके चले थे अपन कि हम एम्पलीफायर बनाएंगे, तो उस उद्देश्य को तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ ही लिया तो बस अब ट्रांजिस्टर का लास्ट टॉपिक ही पढ़ना रह गया, एम्पलीफायर। तो अब अपन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को प्रवर्धक बनाने के काम में लेंगे। अब आप सोचोगे प्रवर्धक क्या बला है, तो अगले जो एपिसोड लेंगे अपन, अगले एपिसोड से मैं आपको समझाऊंगा प्रवर्धक किसे कहते हैं, फिर वहाँ समझा के, और नॉर्मल कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल सर्किट से आपको एम्पलीफायर समझा दूंगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं लेंगे। अब एम्पलीफायर का भी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अब अपन उसको सामान्य सर्किट की तरह लेकर और अपना काम करेंगे। तो बस इसको यहीं विराम देते हैं, अगले टॉपिक के लिए तैयारी करते हैं, जो अपना एम्पलीफायर टॉपिक होगा। फिर ट्रांजिस्टर को क्लोज कर देंगे और आगे फिर पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।